मतलब फोर्स में ले लेता हूं इधर, या अगर मैं क्या करूं जी के आपने देखा आपकी जितने भी क्वेश्चंस थे उन सब में ग्राफ में क्या चल रहा था, उन सब में वो एक्सटेंशन किधर लेता है, ऑन द वाई एक्सिस इन वट एवर द यूनिट्स, और फोर्स किधर लेता है, ऑन द एक्स एक्सिस। ओके, जब आप एक्सटेंशन और फोर्स वाला ग्राफ बनाएंगे तो इन दोनों क्वांटिटीज का आपस में क्या सीन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन है। क्या सीन है जी, जब इनका आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सीन है तो याद रखिएगा कि इनका ग्राफ कैसा है, इनका ग्राफ इज द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। लेकिन क्या, लेकिन अगर आपने y एक्सिस पे एक्सटेंशन की बजाय लेंथ ले ली, क्या ले ली, और आपने यहां फोर्स ली, अब बहुत गौर से सुनने वाली बात है, बहुत गौर से सुनने वाली बात है, इनका ग्राफ कैसा होगा जब फोर्स होगी जीरो, कितनी होगी, तो क्या स्प्रिंग की लेंथ भी जीरो होगी। यहां तो जब फोर्स होगी जीरो तो एक्सटेंशन कितनी होगी, हाँ वो तो जीरो होगी सर, लेकिन जब फोर्स जीरो होगी क्या स्प्रिंग की लेंथ भी जीरो होती है, ओरिजिनली कोई ना कोई तो लेंथ होती है ना, कितनी सर, कहीं ना कहीं तो होगी, इतनी होगी, इतनी होगी। हाँ, अब फोर्स ज्यादा करोगे तो लेंथ भी, फर्क बताओ दोनों ग्राफ्स में क्या है, इधर दो क्वांटिटीज आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, इधर दो क्वांटिटीज आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। डू यू गेट दिस भाई, क्या बोल रहा हूं मैं कि F और E का आपस में सीन क्या है, F और E का सीन क्या है, फोर्स एंड एक्सटेंशन आर, दैट्स व्हाई देयर ग्राफ इज अ straight line passing through origin, but force and length are, they're not directly proportional, rather they are linearly related, so their graph is kya, है इधर भी straight line, not passing through origin but passing through some y intercept, उसका क्या चल रहा है, कोई ना कोई y intercept चल रहा है। इसमें अगर किसी को मसला है तो प्लीज हाथ खड़ा करो जी। अब उसकी क्या आप कहेंगे सर जी, उसकी भी आप वो y is equals to mx plus c वाली इक्वेशन लिखवाएंगे, नहीं लिखवाऊंगा नहीं, सिर्फ बोल दिया मैंने जो बोलना था। यहां सुने जरा प्लीज, यहां एक नोट लिखिए, सिंस द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, इधर क्या लिखे जी, सिंस द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, सो व्हाट, सो व्हाट बच्चों, सो फोर्स and extension are directly proportional to each other, force and extension are क्या, directly proportional to each other। लेकिन यहां क्या लिखूं, यहां क्या लिखूं, since you know what, प्लीज से यहां क्या जुमला लिखा है, नहीं लिखा बेटा, बताओ क्या लिखा है, since graphs passing through the origin, they are directly since the graph is a straight line passing through, ये लिखना है, since the graph is a straight line passing through origin, so force and extension are directly proportional। यहां क्या लिखूं, since the graph is a straight line but not passing through origin, यहां जाए जनाब, आप क्या है, यहां क्या लिखेंगे, since the graph is a straight line but not passing through origin, so what, so force and length are क्या, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बोलूं, नहीं क्या बोलूंगा, लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर, क्या बोलूंगा, लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। सो यू नो व्हाट, यहां पे आपने कहा ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, जब भी कॉन्सेप्ट होगा किसका, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन का, तो क्या होगा, तो हम दो क्वांटिटीज को क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे जी डायरेक्टली फोर्स एंड एक्सटेंशन आर, जो भी दो क्वांटिटीज होंगी आर व्हाट, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। लेकिन अगर क्या होगा, जैसे यहां क्या हो रहा है, यहां क्या लिखूं, है तो स्ट्रेट लाइन है बट नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, सिंस द ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन नॉट पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो हम क्या कहते हैं,
फोर्स एंड दूसरी चीज एक्सटेंशन है कि लेंथ है? लेंथ है। फोर्स एंड लेंथ आर व्हाट? इस सिचुएशन को डायरेक्ट प्रोपोर्शन नहीं कहते, इस सिचुएशन को लीनियरली रिलेटेड कहते हैं। आर व्हाट? आर लीनियरली रिलेटेड टू ईच अदर। आई होप आपको इसका मैथ्स समझ आ रहा होगा। क्या मैथ्स समझ आ रहा है भाई? सर जी मैथ्स में इधर होता है एक्स, इधर होता है वाई, इधर एक्स इधर वाई। अगर ग्राफ हो कैसा, अगर ग्राफ हो ऐसा तो क्या होता है, और अगर ग्राफ हो ऐसा तो क्या होता है? प्लीज टेल मी नाउ, दिस इज प्योर मैथ्स। टेल मी इसकी क्या मैथ्स है? इसकी मैथ्स है सर जी y इज क्या इक्वल टू mx प्लस c कितना है 0, y इज इक्वल टू क्या mx, तो क्या y इज प्रोपोर्शनल टू क्या? बट यहां क्या सीन है? y इज इक्वल टू mx प्लस c है, बस दैट्स इट। तो इसको क्या बोलते हैं? आगाज इसका भी mx प्लस c था, लेकिन c क्या है? तो जब c 0 हो जाता है तो लीनियर एक स्पेशल केस बन जाता है। तब लीनियर वाला रिलेशन एक, वैसे वो भी लीनियर है, ये भी लीनियर है, लेकिन ये एक स्पेशल लीनियर है। इसमें क्या स्पेशलिटी है? ग्राफ इज पासिंग थ्रू, y इंटरसेप्ट इज 0, ग्राफ इज पासिंग थ्रू रीजन, एंड दिस लीनियर रिलेशनशिप इज नोन एज क्या? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला रिलेशनशिप। तो आई थिंक मैथ्स में एक छोटा सा एक फर्क आ रहा है। इसको कहते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन, उसको कहते हैं लीनियर रिलेशन। जी लेंथ, टोटल लेंथ होती है, एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ होती है। लेंथ इज द टोटल लेंथ, एक्सटेंशन इज द चेंज इन लेंथ। तो चेंज इन लेंथ मतलब डेल्टा एल। एक काम करें, दिस इज एल, व्हाट इज दिस? दिस नॉट एल, व्हाट इज दिस? डेल्टा एल। तो यहां पे जो लिखा हुआ है ना, एक्सटेंशन लेंथ को नहीं बोलते, एक्सटेंशन चेंज इन लेंथ को बोलते हैं। तो मैंने पिछले न्यूमेरिकल्स में यही तो बोला है कि डेल्टा एल के साथ प्रोपोर्शनैलिटी बनानी है। अगर सवाल में लेंथ्स गिवन हो तो लेंथ्स के साथ प्रोपोर्शनैलिटीज नहीं बनेगी। प्रोपोर्शनैलिटी किसके साथ बनेगी? किसके साथ? एक्सटेंशन के साथ या डेल्टा एल के साथ। एल के साथ प्रोपोर्शनैलिटी नहीं बन सकती, यही तो समझा रहा हूं। क्यों नहीं बन सकती? सर लेंथ के साथ तो प्रोपोर्शनैलिटी है ही नहीं, तो फिर क्या है लेंथ के साथ? लीनियरिटी है। क्या है? अब ये लीनियरिटी कैसे कैरी करते हैं? वो यूनिटरी मेथड से कैरी नहीं करते। वो कैसे करते हैं? बहुत उसके लिए फिर पूरी इक्वेशन बनानी पड़ती है। पहले पूरी इक्वेशन बनाएं, मतलब वो पहले क्या कहते हैं, ग्रेडियंट चेक करें, फिर y इंटरसेप्ट चेक करें, या वो y माइनस y1 इज इक्वल टू, वो तो आपका अलग एक मैथ्स है। लीनियरिटी वाली मैथ्स बहुत डिफरेंट मैथ्स है, मैं उस मैथ्स को नहीं कैरी कर रहा हूं। ये जो यूनिटरी वाली मैथ्स होती है, यूनिटरी मेथड वाली, ये बच्चों किस पे अप्लाई होती है? जब दो क्वांटिटीज क्या हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, तब अप्लाई होती है, अदरवाइज अप्लाई नहीं होती। आप में से किसी के पास सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। मैं अपने सब्जेक्ट से निकल चुका हूं और मैं क्या कहते हैं मैथ्स में जा चुका हूं। यहां से आगे आप मैथ्स में देखेंगे। अच्छा भाई, मैथ्स में एक और चीज भी है। मैथ्स में अगर लाइन सीधी ना हो, कर्व हो जाए, तो कहते हैं उसको लीनियरिटी नहीं कहते, या उसको एक्सपोनेंशियल कहते हैं, या क्वाड्रेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अब आगे पढ़ेंगे। क्वाड्रेटिक वाले का ग्राफ भी थोड़ा क्या हो जाएगा? कर्व हो जाएगा, कुछ पता नहीं पैराबोला टाइप उसको कहते हैं। ठीक है जी, खैर जो भी उसको कहते हैं। सीधी लाइन इज समथिंग एल्स, कर्व इज समथिंग एल्स। खैर बहरहाल मैं इस वक्त कर्व तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, हमारे ग्राफ में वैसे कर्व पोर्शन भी है। कौन सा कर्व पोर्शन? वो जो प्रोपोर्शनैलिटी के बाद कर्व नहीं रहता, कर्व्स टुवर्ड्स कौन सा? अब उसकी मैथ्स तो नहीं पूछनी चाहिए कि सर क्या वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। मैंने नहीं पढ़ानी। किसी को मसला इस बात से? मैं तो इस वाले की मैथ्स नहीं पढ़ा रहा, मुझे सिर्फ इसमें इंटरेस्ट है। सिर्फ किसमें इंटरेस्ट है जी? इसमें इंटरेस्ट था एफ इज इक्वल टू के ई या एफ इज प्रोपोर्शनल टू ई। मुझे इसमें भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर सवाल ऐसा आया तो मैं करूंगा ही नहीं ऐसे। मैं कैसे करूंगा? अगर सवाल ऐसा लेंथ का और फोर्स का आया, क्या करना चाहिए मुझे? बेटा मैं तो लेंथ को चेंज कर दूंगा। लेंथ को लेंथ वाले डेटा से क्या निकालूंगा? चेंज इन लेंथ वाला। आपने देखा था ना क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन 7 में वो कौन सा डेटा दे रहा था कि लेंथ है जी क्या कहते हैं 27.2, तो क्या कहते हैं मास है 100 ग्राम, लेंथ है 89.7, तो मास है 600 ग्राम। आप बताएं अगर मास 200 ग्राम हो गया तो लेंथ कितनी होगी? मैंने कहा मैं तो नहीं करूंगा। तो मैंने कैसे किया? मैंने पहले टेबल बनाया मास और लेंथ वाला, लेकिन लेंथ में से मैं क्या चीज निकालने में कोशिश कर रहा था?
कि डिफरेंस कितना आ रहा है, डिफरेंस मतलब चेंज कितना आ रहा है, चेंज मतलब इन एक्सटेंशन कितनी हो रही है। तो मैं तो एक्सटेंशन निकाल कर यूनिटी लगाया, मैंने क्या किया, मैंने कि 100 से 600 हो गया, तो मास में तब्दीली आ गई 500 की, और लेंथ में तब्दीली आ गई पता नहीं कितनी, जो भी डिफरेंस करके निकाल दिया आपने। आपने गौर किया है कि मैंने एक्सटेंशन के साथ यूनिटरी मेथड लगाया है, लेंथ के साथ यूनिटरी मेथड नहीं लगाया। इसमें अगर किसी को मसला है, इवन अगर आपने क्वेश्चन 6 भी देखा हो, क्या मैंने वहां यूं किया कि 200 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू 9 सेंटीमीटर एंड 100 ग्राम इज प्रोपोर्शनल टू x सेंटीमीटर? प्लीज जरा चेक करिए क्वेश्चन 6 में। क्या मैंने क्वेश्चन 6 में ये कहा था कि 200 ग्राम के सामने 9 सेंटीमीटर लिखे हैं और 100 ग्राम के सामने x लिखे हैं? नहीं बच्चों, मैंने वहां एक्सटेंशन को देखा है कि 200 ग्राम पे एक्सटेंशन है 2, तो 100 ग्राम पे एक्सटेंशन है 1। तो टोटल लेंथ निकालने के लिए मैंने क्या किया, मैंने कहा अगर वो उसमें शायद थोड़ी मैं लीनियर वाली मैथ चला रहा था, लेकिन मेंटल मैथ से किया मैंने। कैसे किया कि 200 ग्राम पर एक्सटेंशन वाज कितनी 2, तो उस वक्त तो लेंथ 9 लिखी है, तो क्या किया मैंने कहा वो 9 टोटल लिखी है, उसमें से एक्सटेंशन माइनस करो तो ओरिजिनल लेंथ आ जाएगी। ओरिजिनल मैंने साइड पे नोट कर लिया अपने पास, कितनी 7। फिर उसने कहा कि मैथ्स 100 लगा दिया, मैंने कहा ग्राफ से पता चल रहा है अगर मैथ्स 100 हो गया तो एक्सटेंशन 1 हो जाएगी, तो अब उसकी लेंथ कितनी होगी? मैंने कहा पिछले वाले 7 में एक ऐड कर दो, तो यूनिटरी भी थोड़ा थोड़ा चल रहा है और ऐड सब्ट्रैक्ट वो वाला भी काम थोड़ा चल रहा है। खैर बहरहाल मैं जितने सवाल कराना चाहता था मैं करा चुका हूं। आप में से किसी के पास कुछ सवाल है तो हाथ खड़ा कर दीजिए। एनीवन? इससे ज्यादा मुश्किल सवाल मतलब ज्यादा रफड़ नहीं हो सकता। ये अल्टीमेट रफड़ है कि पहले वाले पार्ट्स मैंने आसान दिए, फिर आखिरी वाले पार्ट्स मैंने थोड़े आपको ट्रिकी दे दिए कि क्या क्या ट्रिक आपके सवाल में हो सकती है। और मुझे नहीं लगता मैंने इस जैसा मुश्किल सवाल आपको कल टेस्ट में दिया होगा फिजिक्स में, एक आधा शायद होगा, शायद सीधी लाइन लगानी होगी वहां पर, बाकी मैंने ये इतना मुश्किल काम नहीं दिया हुआ था जी। जब वो ऑलरेडी पूरी तरह से एक्सटेंड हो जाती है तो और ज्यादा एक्सटेंड नहीं होती, बेटा फिर ग्राफ जो है वो फोर्स की तरफ एक्सटेंड होना चाहिए ना, ग्राफ किधर टर्न हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि एक्सटेंड ज्यादा हो रहा है, हालांकि फोर्स में इजाफा नहीं। फोर्स थोड़ी लगाते हैं एक्सटेंशन, व्हाट डज इट मीन कि मैं फोर्स थोड़ी सी लगाऊंगा और एक्सटेंशन क्या होगी? तो ये इजी टू एक्सटेंड है कि डिफिकल्ट टू एक्सटेंड है? आप जो मैं कह रहा हूं प्लीज उसको समझिए, आपको तब समझ आ जाएगा। मुझे पता है आप क्या कह रही हैं। आप अपनी रियल लाइफ में किसी स्प्रिंग को आपने पकड़ा हुआ है और आप स्प्रिंग को खींच रही हैं, ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना। अब रियल लाइफ में बेटा जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं ना तो हमारी एक लिमिट आ जाती है, हम उससे ज्यादा स्प्रिंग को क्यों, हमसे उससे ज्यादा फोर्स लगती ही नहीं है, तो हमें लगता है सर जी बहुत मुश्किल हो गया है। उस स्प्रिंग कहता है भाई थोड़ी सी और जोर लगा, मैं ज्यादा एक्सटेंड करूंगा। हम कहते हैं भाई मुझसे जोर अब मजीद नहीं लग रहा। तो हमारा मसला है, स्प्रिंग का मसला नहीं है। ये सवाल बहशान ने भी मुझसे थोड़ी देर पहले पूछा है, कहते सर जी वो स्प्रिंग तो एंड पे जाके बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो बेटा बहुत मुश्किल स्प्रिंग नहीं होता, बहुत मुश्किल हमें होती है। हमें क्या मुश्किल होती है? हम एक पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा ही नहीं सकते, लेकिन अगर उस पर्टिकुलर लिमिट से ज्यादा किसी ने और ने फोर्स लगा दी तो क्या होगा? तो एक्सटेंशन नॉर्मल से ज्यादा हो जाएगी। तो अब ये एक स्प्रिंग का एक मसला है, जो मसला हम रियल लाइफ में एक्सपीरियंस हम नहीं कर पाते, लेकिन जब आप इसके कोई मशीनें जो साइंसदानों ने जो मशीनें बनाई हुई हैं जिनके थ्रू स्प्रिंग्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं, वहां ऐसे ही होता है कि एक पर्टिकुलर लिमिट से जब लोड को मजीद एक्सटेंड करना हो, मतलब लोड बढ़ाना हो, तो लोड की स्मॉल इंक्रीज कॉजेस एक्सटेंशन में लार्ज इंक्रीज। इसका हम मतलब क्या निकालते हैं? द स्प्रिंग इज नाउ इजी टू एक्सटेंड, ठीक है, मतलब हम ये निकालते हैं। अब ये मतलब कब आता है? जब वो स्प्रिंग किसी बहुत मुकाम तक, कौन से मुकाम तक? प्रोपोर्शनल लिमिट को क्रॉस कर जाता है, इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाता है, पता नहीं किस किस लिमिट को क्रॉस कर जाता है, उसके बाद ये मुकाम आता है। और हम जो, मैं तो चलो आपको कल छोटा सा स्प्रिंग बता दिया, उसको छोड़ो, जो एक्सरसाइज करने वाला एक स्प्रिंग होता है उसको अगर आप कभी भी प्लास्टिक लिमिट में नहीं लेके जा सकते। जो एक्सरसाइज करने वाला स्प्रिंग है, आप जितने मर्जी हल्क होगन बन जाएं, ठीक है, आप उसको क्या बोलते हैं, वो स्प्रिंग ही ऐसा होगा कि वो क्या करेंगे, वो
वो खींचेंगे, खींचेगा 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 खींचेगा, छोड़ेंगे तो वापस आ जाएगा। आप तो उसकी प्रोपोर्शनल लिमिट कभी भी क्रॉस नहीं करते हैं, या कोई इंसान कर लेता है उसको क्रॉस, बड़ी मुश्किल होती है उसकी, वो मशीनें होंगी, कोई बहुत बड़े जैक लगे हों, वो उसको उतना एक्सटेंड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उसको प्लीज रियल लाइफ में मत एग्जांपल कीजिए, क्योंकि रियल लाइफ में हम एज अ मशीन काम, मतलब हम ये नहीं होता कि कॉन्टिन्यूसली खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे खींचते जाएंगे, हम बहुत प्रोपोर्शनल लिमिट से पहले पहले हमारा ग्राफ खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हमने अगर बनाना है, हाँ लोड लगाएं एक्सटेंड करें, लोड लगाएं एक्सटेंड करें, वो जो आपके नोट्स में भी एक था कि लटका दे स्प्रिंग, फिर 10 ग्राम लगाएं, फिर 20 ग्राम लगाएं, फिर 30 ग्राम लगाएं, फिर 40 ग्राम लगाएं। हाँ, उस सिचुएशन में आप देखेंगे कि 10 ग्राम से 20 ग्राम पे जाओ थोड़ा सा एक्सटेंड, 20 से 30 पे जाओ थोड़ा सा एक्सटेंड, 30 से 40 पे जाओ थोड़ा सा एक्सटेंड, लेकिन एक वक्त आता है बहुत ज्यादा एक्सटेंड, हम कहते हैं यार ये इसको क्या हो गया, उसको कुछ हो जाता है, क्या हो गया, हम तब एक पहले क्या था, एक एक ग्राम ऐड करते हैं तो थोड़ी थोड़ी एक्सटेंशन, एक वक्त आता है जब थोड़ा सा मैस ऐड करते हैं इतनी लंबी एक्सटेंशन, तो हम कहते हैं इसको क्या हो गया, तो हमें इसका क्या निकालते हैं, मतलब क्या हो गया भाई, ये निकल गया, किधर से निकल गया, ये प्रोपोर्शनल लिमिट और इलास्टिक लिमिट से निकल गया, ये हुक्स लॉ का वो ओबे नहीं करेगा, इसका ग्राफ बना तो कैसा हो जाएगा, कर्व हो जाएगा, किधर, बहुत ज्यादा एक्सटेंशन की तरफ, किस तरफ जी, बहुत ज्यादा क्या होगी, एक्सटेंशन होगी। कोई मसला इस बात से, चले जी यहां पे जाके फिजिक्स खत्म होती है, बराए मेहरबानी क्या निकाल लीजिए, केमिस्ट्री निकाल लीजिए।